you are a class 12 student, you cannot miss this chapter. And watch out, there is one specific mystery year, 1921. And if you don't know what is it, then you are losing easy marks. In the next few minutes, we will look at this chapter in the simplest way possible. Let's get started. So this is about the history when Britishers had not come to India. इंडिया एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी हुआ करता था ब्रिटिश रूल से पहले. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस थी क्योंकि फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल अवेलेबल था. कॉलोनियल गवर्नमेंट जब इंडिया के अंदर आई तो इंडिया ट्रांसफॉर्म हो गया एक नेट सप्लायर में रॉ मटेरियल्स के और कंज्यूमर बन चुका फिनिश प्रोडक्ट्स के. अब जो कॉलोनियल रूलर्स थे उन्होंने कभी भी कोई सिंसियर अटैम्प्ट नहीं करा एस्टिमेट करने के लिए इंडिया की नेशनल और पर कैपिटा इनकम में. पर कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने कोशिश करी. उनका नाम है दादा भाई नरोजी, विलियम डिगबाय, VKRV राव एंड RC देसाई. अब इन सब के एस्टिमेट्स में से डॉक्टर VKRV राव का एस्टिमेट सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है. पार्ट नंबर 1, एग्रीकल्चरल सेक्टर. कॉलोनियल पीरियड के अंदर जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो पिछड़ा हुआ था, यानी स्टेगनेंट वर्ड हम इसके अंदर यूज़ करेंगे. अबाउट 85% ऑफ पॉपुलेशन थे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे. अब जो दो मेन कॉजेस है एग्रीकल्चर स्टेगनेशन के वो हैं, एक लैंड सेटलमेंट सिस्टम एंड दूसरा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. इन लैंड सेटलमेंट सिस्टम देयर वाज अ जमींदारी सिस्टम इन विच जमींदार्स टेंड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम कल्टिवेटर्स. जो कल्टिवेटर्स थे वो एक्चुअली में खेती बाड़ी करते थे और उनके पास कोई कुछ भी नहीं प्रॉफिट बचता था. सारा का सारा प्रॉफिट ज़मींदार उनसे कलेक्ट कर लेते थे. नंबर 2 वॉज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. इसके अंदर जो वो फूड क्रॉप्स ग्रो करते थे जैसे कि राइस और वीट, जिनको हम कैश क्रॉप्स कहते हैं, उनको फोर्स करा गया फार्मर्स को टू प्रोड्यूस इंडिगो विच वॉज नीडेड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन. तो ये जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है इसने इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स को बहुत ही ज़्यादा वर्स कर दिया. इस वजह से बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में फेमाइंस और शॉर्टेज हो गया फूड क्रॉप्स का. 3 mark a question that can directly come from this topic. What were the main causes of stagnation in Indian agriculture? So the answer would be zamindari system, lack of technology and forced indigo production. Let's talk about the industrial sector. The British systematically destroyed India's famous handmade clothes industry. This process is called deindustrialization. They had twofold motive. Number 1, ताकि वो चीप रॉ मटेरियल्स इंडिया से ले सके जैसे कि कॉटन. नंबर 2, फिनिश ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स को वापस से इंडिया को सेल कर सके. इसके अंदर दे हैड पुट हेवी टैक्सेस ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स ताकि इंडिया की गुड्स एक्सपेंसिव हो जाए, जबकि जो ब्रिटिश के गुड्स थे वो इंडिया के अंदर टैक्स फ्री होकर आ रहे थे. Important year 1907 में टिस्को वॉज स्टार्टेड इन जमशेदपुर. टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. नंबर 2, द कैपिटल गुड्स गैप. इंडिया के पास ऑलमोस्ट जीरो कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी. इस वजह से इंडिया वॉज हेविली डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी. The important question from this topic, explain the twofold motive behind systematic deindustrialization. So you could write to get cheap raw materials from India and to create a massive consumer market for British machine made goods. Part number 3, foreign trade and the profit theft. ब्रिटिश कंट्रोल करता था 50% से भी ज़्यादा इंडिया के ट्रेड को. द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल इन 1869 created a direct sea route between Britain and India, making exploitation even more faster. Now listen to this very important exam point. India actually had a large export surplus. This means India export more than its import and earned a lot of profit. But the question arises, क्या ये सारा पैसा इंडिया के पास आया? No. The answer is no. The British completely stole this profit for their own selfish reasons. Number 1, ताकि वो सैलरीज दे सके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को ब्रिटिश के. नंबर 2, ताकि वो एक्सपेंसेस पे कर सके जो उनके वॉर्स में हो रहे थे, टू पे फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी. एंड नंबर 3, टू पे फॉर द इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल सर्विसेज लाइक ब्रिटिश शिपिंग. नाउ इसमें नेशनलिस्ट लीडर दादा भाई नरोजी ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को ड्रेन ऑफ वेल्थ बोला. इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन, did the export surplus during the colonial rule benefit India? So the answer is no. It was completely used to meet British administrative expenses, war cost and the drain of wealth. Demographic profile. डेमोग्राफिक डेटा ब्रिटिश रूल के टाइम पे हाईलाइट करता था इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को. 1921 ये सबसे क्रिटिकल ईयर था इस चैप्टर के अंदर बिकॉज दिस ईयर इज़ नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. 1921 से पहले इंडिया फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर था, यानी कि उसमें कभी पॉपुलेशन ऊपर जाती थी तो कभी नीचे आती थी. पर 1921 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन ने ग्रोथ करनी स्टार्ट कर दी.
growth becomes continuous and steady. सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा हाईली अलार्मिंग थे सिचुएशन के टाइम पे. नंबर वन, ओवरऑल लिटरेसी लेवल की बात करें तो वो लेस देन 16% था और फीमेल लिटरेसी रेट तो मिजरेबल था 7%. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो वो शॉकिंग 218 पर 1000 था कंपेयर टू द करंट रेट. लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो वो बहुत कम थी, सिर्फ 32 ईयर्स. एक्सटेंसिव पॉवर्टी थी कॉजिंग अ हाई रेट ऑफ मोर्टेलिटी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई इज 1921 इंपॉर्टेंट और एनी अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन फ्रॉम दिस टॉपिक इटसेल्फ. इट इज द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड बिकॉज आफ्टर 1921 इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ बिकम्स कंटिन्यू. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर 70 से लेकर 75% पीपल अभी भी एग्रीकल्चर में स्टक थे. कह सकते हैं हम कि थोड़ा सा वेरिएशन हो गया स्टेट्स जैसे कि मद्रास, बॉम्बे और बंगाल में, वो शिफ्ट हो गए फैक्ट्री वर्क की तरफ. पर जैसे स्टेट्स पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा, ये लोग अभी भी फार्म्स के अंदर ही इंगेज थे. इंफ्रास्ट्रक्चर, नाउ बहुत सारे लोग बोलेंगे पर ब्रिटिश ने हमको रेलवेज दिया. येस दे डिड. In 1850, the British introduced railways in India, but railways were not for the welfare of Indian citizens. They built them for two reasons. Number one, ताकि वो मूव कर सके ब्रिटिश आर्मी को क्विकली अराउंड इंडिया टू स्टॉप एनी लोकल प्रोटेस्ट. नंबर टू, टू कैरी रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड इंडियन विलेजेस डायरेक्टली टू द सी पोर्ट्स टू सेंड टू इंग्लैंड. August 15, 1947, इंडिया के पास कुछ नहीं था, ना इंडस्ट्रीज, broken agriculture or zero wealth. So how did our first government rebuild India? We will see that in next chapter, which is chapter 2. Like, subscribe and comment below if you want the free PDF. See you next time.